नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको फिजिकल एजुकेशन के 5th यूनिट वुमेन एंड चिल्ड्रन इन स्पोर्ट्स को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, मैं ऑलरेडी आपके लिए चैप्टर 1 से 4 के वीडियोस बना चुका हूं और अगर आप इस वीडियो को एग्जाम टाइम पर देख रहे होंगे तो मैं कंप्लीट सिलेबस का ही वीडियो बना चुका हूँ और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और बात कि ये जो कंप्लीट वीडियो सीरीज़ है ये सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार ही बनाई गई है, तो आपको एग्जाम टाइम पर बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपके लिए मैंने परफेक्ट नोट्स भी बनाए हैं, उन नोट्स को भी आप अवेल कर सकते हैं और उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए सीधा अपन स्टार्ट करते हैं 5th यूनिट को। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन के 5th यूनिट जो कि है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो अपन इंपॉर्टेंट 1 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क क्वेश्चंस को भी वीडियो के साथ साथ ही डिस्कस कर लेंगे और एक आध दो आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी मैं यहाँ पर सॉल्व करवा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस यूनिट में आखिर अपने को पढ़ना क्या क्या है। तो इस यूनिट के अंदर अपने को सबसे पहले पढ़ना है मोटर डेवलपमेंट और कौन कौन से वेरियस फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको बता दूंगा ताकि एग्जाम के टाइम पर आपको बहुत ही आसानी रहे इसको रिवाइज करने में। देन उसके बाद अपन पढ़ेंगे वेरियस एक्सरसाइज गाइडलाइंस जो कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर आपको दी जाती है, तो उसको अपन यहाँ पर देख लेंगे। इससे क्वेश्चन थोड़े कम ही आते हैं। देन अगला है अपने पास कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी जो कि मतलब मान के चले सीबीएसई का दामाद है। जैसे आपको दामाद को एकदम अच्छे से ट्रीट करना होता है ना, ऐसे आपको इस टॉपिक को भी बहुत ही अच्छे से ट्रीट करना है। तो कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के अंदर अपन पढ़ेंगे नॉक नी, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर्स, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, बो लेग, स्कॉलियोसिस और उनके क्या क्या करेक्टिव मेजर्स हैं, इन सभी को भी अपन यहाँ पर बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। 1.4 टॉपिक जो कि एक बहुत ही थ्योरेटिकल सा टॉपिक है जिसको आप आराम से बिना पढ़े हुए लिख के आ सकते हैं, लेकिन हाँ मैं आपको यहाँ पर पढ़ा दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। तो स्पोर्ट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। इस यूनिट के जो सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स थे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीबीएसई ने पहले फुर्सत में इन टॉपिक्स को अब निकाल दिया है, जो कि 1.5 स्पेशल कंसिडरेशन जिसमें अपने को मेनाक और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन पढ़ना था वो अब आपको नहीं पढ़ना है। देन फीमेल एथलीट ट्रायड, ये भी बहुत ही मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक था, तो दोनों डिफिकल्ट टॉपिक्स अब सीबीएसई ने निकाल दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऑब्वियसली इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ने वाले, लेकिन हाँ जो ऊपर के 4 टॉपिक्स हैं ये भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको यहाँ पर साथ में बताता हुआ चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपने फर्स्ट टॉपिक से जो कि मोटर डेवलपमेंट। तो मोटर डेवलपमेंट के सिंपल से डेफिनेशन आपको याद रखनी है जो कि होती है डेवलपमेंट ऑफ द मूवमेंट्स एंड वेरियस मोटर एबिलिटीज़ फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। तो सिंपल सा इसका कंसेप्ट है कि जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक जो भी आपके डेवलपमेंट होता है मूवमेंट के अंदर, जैसे चलना, कूदना, साइकिलिंग करना, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती है, मोटर डेवलपमेंट के अंदर। तो इस डेफिनेशन को आपको याद रखना है। इनफैक्ट इट इज़ अ प्रोग्रेसिव चेंज इन द मूवमेंट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। मतलब प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं कि चेंजेस बस 2 साल में हो गए और बाकी फिर ज़िंदगी भर आपके ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, नहीं ऐसा नहीं होगा, ज़िंदगी भर ये चेंजेस चलते रहेंगे, इसीलिए इसको प्रोग्रेसिव चेंज भी कहा गया है। 2 तरह के होते हैं अपने पास मोटर डेवलपमेंट, पहला होता है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट और सेकंड होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो जो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होता है उसमें क्या होता है, लार्ज मसल ऑफ द बॉडी का डेवलपमेंट होता है। जैसे इसके एग्जांपल हो जाएंगे सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग। वहीं पर फाइन मोटर डेवलपमेंट जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है स्मॉल मसल्स का यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। स्मॉल मसल्स में अब क्या आ जाएगी आपके पास आ जाएगी फिंगर्स, टोज, आइज, ईयर्स। जब इनमें से किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट होगा तो उसको अपन बोल देंगे फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पेंटिंग, राइटिंग, कटिंग, होल्डिंग, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कैचिंग अ क्रिकेट बॉल और बहुत बार तो ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी आ चुका है, तो इसको आपको याद रखना है। तो अब यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ से 1 मार्क और 3 मार्क के क्वेश्चंस बन सकते हैं। 1 मार्क में क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज मोटर डेवलपमेंट, तो आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा मोटर डेवलपमेंट की डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं या फिर उसके टाइप्स लिख सकते हैं, सिर्फ आपको टाइप का नाम लिखना है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। जबकि अगर 3 मार्क्स में आ जाता है व्हाट इज मोटर डेवलपमेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन आपको ग्रोस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट बिल्कुल फ्लो चार्ट में बताना है। फाइन को भी एक्सप्लेन कर देना, ग्रोस को एक्सप्लेन कर देना विद एग्जांपल, आपका काम हो जाएगा। फुल 3 में से 3 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। एमसीक्यूज में यही आता है कि वॉकिंग किस तरह का डेवलपमेंट है, फाइन है या ग्रोस है, तो ये आपको बताना है। और छोटा मोटा याद रख लेना, बस ग्रोस का याद रख लेना कि ग्रोस में लार्ज मसल्स का डेवलपमेंट, फाइन में स्मॉल मसल्स का डेवलपमेंट। आगे अगर अपन चले तो देखते हैं वेरियस मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन क्या क्या होता है, वेरियस स्टेजेस क्या है उसको भी अपन देख लेते हैं। तो 3 यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर स्टेजेस आपको बताई गई है। पहला है अर्ली चाइल्डहुड, सेकंड है अपने पास मिडिल चाइल्डहुड और थर्ड है लेट चाइल्डहुड।
तो जो अर्ली चाइल्डहुड होता है वहाँ पर क्या होता है, रैपिड डेवलपमेंट होता है मोटर स्किल्स का। मतलब आपने भी देखा होगा जब 0 से 2 साल का बच्चा है वो तो इतना ज़्यादा चल फिर कूदा फांदी नहीं कर पाएगा, लेकिन जो 2 से 6 साल के बच्चे होते हैं इतना ज़्यादा हरकत वो करना सीख जाते हैं जितना वो 0 से 2 में नहीं सीखते हैं। फिर उसके बाद जब 7 से 10 साल का आपका बच्चा हो जाता है तो वो ग्रोस और फाइन मोटर डेवलपमेंट की स्किल्स को सीखता है। फाइन और ग्रोस मोटर में अपने अभी आगे एग्जांपल देखें, जैसे होल्डिंग, कैचिंग, जंपिंग, रनिंग, थ्रोइंग, ये सब कहाँ से सीख लेता है अच्छे से, 7 से 10 साल की उम्र में। जब वो बच्चा 11 से 13 साल का होता है तो वहाँ पर सेक्सुअल मैच्योरेशन होने लग जाता है, मतलब वो बच्चा मैच्योर होने लग जाता है। जो गर्ल्स और बॉयज़ के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सब डेवलप होने लगते हैं। थोड़ा सा और अगर डिटेल में देखें तो रैपिड मोटर डेवलपमेंट मतलब 2 से 6 साल में क्या क्या जंप वो सीखेगा, यहाँ से वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग बेसिक तौर पर वो सीख जाएगा। देन क्लाइंबिंग वाइंबिंग वो सब सीख जाएगा, बॉल को कैसे हैंडल करना है ये सब 2 से 6 साल में बच्चा सीख जाएगा। 7 से 10 साल की उम्र का बच्चा क्या करेगा, वो स्किल्स को थोड़ा सा और मास्टर कर लेगा, बेटर उसका पोस्चर रहेगा, बैलेंस वैलेंस सब बनाना सीख जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी मिनिमम कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे अंडर 7 की थोड़ी ना कोई क्रिकेट की टीम होती है, अंडर 19 होती है, अंडर 15 होती है, अंडर 13 भी होती है, लेकिन अंडर 7 नहीं होती, क्योंकि क्रिकेट वालों को भी पता है कि 7 साल का उम्र का बच्चा कहाँ ही कॉम्पिटिशन करेगा, उसके अंदर वो कॉम्पिटेटिव स्किल्स है ही नहीं, वो धीरे धीरे आगे चलकर डेवलप होती है। तो जैसे बच्चा 11 से 13 थोड़ा और इससे बड़ा होता है तो यहाँ से कॉम्पिटिशन्स के अंदर बच्चों को भेजा जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से रिप्रोडक्टिव स्किल्स, सेक्सुअल स्किल्स, तो ये सब भी यहाँ पर से डेवलप होती है। आगे अपन बढ़े तो देखते हैं कि वेरियस फैक्टर्स कौन से जो कि अफेक्ट करते हैं मोटर डेवलपमेंट को। तो ये अगर क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स में तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज मोटर डेवलपमेंट, इज टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। तो ये पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आगे का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कैसे आपको मोटर डेवलपमेंट और उसके फैक्टर्स को लिखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, है ना। मोटर डेवलपमेंट और उसके टाइप्स का मैं बता चुका हूँ, फैक्टर्स को कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर सिर्फ 3 मार्क्स में आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, तो इनमें से 15 में से 16 में से कोई से भी आप 6 लिख देना, उनको एक्सप्लेन कर देना, एक एक 2 लाइन में आपका काम बन जाएगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देने तो कोई से भी 10 को लिख देना तो भी आपका काम बन जाएगा विदाउट एक्सप्लेन किए हुए। अच्छे से इसको वो लिख देना बस, है ना, बादल बादल बना देना, उसके आसपास सारे 10 के 10 लिख देना, फ्लो चार्ट बना देना, 10 लिख देना। तो अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स रखोगे तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स है देख लेते हैं अपन। तो पहला आ जाएगा अपने पास हेरिडिटी, है ना। हेरिडिटी मतलब क्या होता है, आपके पिताजी, ग्रैंडफादर, मदर फादर से कोई अगर आप स्किल्स को इनहेरिट करते हो तो उसको बोलते हैं हेरिडिटी। एनवायरमेंट का फर्क पड़ता है मोटर डेवलपमेंट पर, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, अपॉर्चुनिटी का फर्क पड़ता है। जैसे अगर कोई गाँव का बच्चा है, कोई शहर का बच्चा है और दोनों को क्रिकेटर बनना है, तो हो सकता है कि जो गांव का बच्चा है उसके पास अच्छी फैसिलिटीज़ ना मिले, उसको अच्छे कोचेस ना मिले, अच्छे स्टेडियम्स ना मिले, तो वो उसका जो डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट इतना अच्छा ना हो पाए जितना एक शहर वाले बच्चे का हो रहा है, जिसके पास कोच भी है अच्छा, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, अच्छी खेलने की जगह। तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, रिक्रिएशन का फ़र्क पड़ता है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ का फ़र्क पड़ता है, सेंसरी इंपेयरमेंट्स, किसी के सेंसर्स ही सही नहीं है ना, कोई अच्छे से सेंस ही नहीं कर पा रहा है कि अच्छा बॉल आ रही है तो कैच ही करना नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए सेंसर से भी डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क पड़ने वाला है। देन अगला है अपने पास सोशल स्किल, मेंटल हेल्थ, स्लीप, ट्रेनिंग, जेंडर, लड़के और लड़की में दोनों में फ़र्क आ जाता है मोटर डेवलपमेंट के अंदर। फिजिकल डिसेबिलिटी अगर है ना, अगर कोई किसी को पाँव में कोई समस्या, सपोज उसका एक पाँव ही नहीं है, एक पाँव ही नहीं है तो क्या होगा, वो दौड़ने वाले गेम्स को अच्छे से नहीं खेल पाएगा। तो मोटर डेवलपमेंट में वहाँ पर फ़र्क पड़ने वाला है। ओबेसिटी, कोई बहुत ही ज़्यादा मोटा है तो अगर कोई मोटा है तो वो क्या करेगा, अच्छे से उसका मोटर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। देन सोशल स्किल्स का भी बहुत फ़र्क पड़ता है मोटर डेवलपमेंट के अंदर। तो इसलिए मैंने आपको बहुत सारे फैक्टर्स बता दिए, जो भी 5-6 आपको याद रह जाए उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देना। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा भी सही, हर एक चीज़ का आपको थ्योरेटिकल चीज़ भी यहाँ पर दूंगा। जैसे अभी तो अपनों ने क्या सिर्फ फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको देखा है, तो देख लेते हैं एक बार परफेक्ट डेफिनेशंस क्या है मोटर डेवलपमेंट की। तो जैसा अपनों ने आगे देखा कि डेवलपमेंट होता है चाइल्ड के बोन्स का, मसल्स का, एबिलिटी टू मूव अराउंड का और मैनिपुलेट करने का अपने एनवायरनमेंट को। अदर वर्ड्स में अगर अपन बोले तो एक प्रोग्रेसिव चेंज होता है इन द मोमेंट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंडिविजुअल। तो सिंपल सी डेफिनेशन, आगे भी अपनों ने लगभग यही देखा था। 2 तरह का ये होता है, ग्रोस और फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो थ्योरेटिकल भी आपको दे रहा हूँ ताकि आपको अगर नोट्स की फॉर्म में इसको प्रिजर्व करके रखना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। इन नोट्स का लिंक आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन ग्रोस मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, लार्ज मसल का डेवलपमेंट। एग्जाम्पल अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। 1 मार्क में अगर ये क्वेश्चन आए तो डिक्टो एक है छाप के आ जाना। सेकंड आता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, स्मॉल मसल्स का डेवलपमेंट होता है। और 1 मार्क में आए वापस से इसको छाप के आ जाना। 3 मार्क में आए दोनों को एज इट इज छाप के आ जाना, आपका काम हो जाएगा। एग्जाम्पल्स अपनों ने देख लिए। फाइन मोटर मतलब स्मॉल मसल्स का डेवलपमेंट। स्मॉल मसल्स क्या हो गई, जैसे आई, फिंगर, टो, ईयर, इनका जो डेवलपमेंट होता है वो फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, स्मैशिंग ए वॉलीबॉल, ये सब फाइन मोटर डेवलपमेंट के एग्जाम्पल हैं।
अगला अपन देखें कि व्हाट आर द फॉलोइंग फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं मोटर डेवलपमेंट को। 5 मार्क्स में आए तो इस तरह से आपको हर एक फैक्टर को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सेम ही जो अपनों ने आगे देखा, तो यहाँ पर मैं ब्रीफ में बस आपको बता देता हूँ। जैसे हेरिडिटी है ना, जीन्स वीन्स के कारण क्या हो सकता है कि जो आपके पापा को समस्या थी, या फिर हो सकता है कि रोनाल्डो का जो बेटा है, रोनाल्डो को फुटबॉल के स्किल्स में एकदम मास्टरी, तो हो सकता है कि उसका बेटा भी हेरिडिटी के अंदर वो अपने जीन्स के अंदर उन सभी कैरेक्टर्स को ले ले और वो भी बाय बर्थ ही बाय डिफ़ॉल्ट ही वो एक बहुत ही मास्टर फुटबॉलर बन जाए। बस हाँ, उसको शार्प जरूर करनी पड़ेगी अपने स्किल्स को, लेकिन हाँ हो सकता है कि हेरिडिटी के माध्यम से वो पहले ही उसके जीन्स में वो सारी चीज़ें आ जाए। देन सेकेंड है एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, जैसे फिजिकल सोशल फैक्टर्स है ना, तो ये मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, वैसे इन्वायरमेंट फैक्टर्स भी इसको अफेक्ट करता है। दैन उसके बाद आगे अपन देखें तो एनकरेजमेंट, लव, सिक्योरिटी, ये हेल्प करते हैं किसी भी चिल्ड्रन को एक्सप्लोर करने में। जैसे देखा जाता है ना, हमारे देश में बेटियों को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा जाता, तो उनको एनकरेज नहीं किया जाता है, उनको इतनी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है कि यार तू आगे जा, आगे खेल, कोई दिक्कत नहीं, तू स्टेट नेशनल सब जगह खेल के आ, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर परिवार ऐसा बोलेगा तो आराम से कोई भी बंदा है वो अपना बेस्ट प्रदर्शन दे पाएगा। तो इसलिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है मोटर या स्किल डेवलपमेंट्स के अंदर। देन अगला है न्यूट्रिशन। तो बिल्कुल ये तो आपको पता ही होगा कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर आप नहीं लेंगे तो डेफिनेटली आप किसी भी खेल में ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत से रिक्वायरमेंट होती है और ये भी एक बहुत ही डिसिसिव फैक्टर है आपके मोटर डेवलपमेंट के अंदर। अगली आती है फिजिकल एक्टिविटीज़। तो बिल्कुल यार ये तो रामबाण इलाज है, अगर आपको अपनी मोटर एक्टिविटीज़ को डेवलप करना है तो फिजिकल एक्टिविटीज़ तो आपको रेगुलरली करनी पड़ेगी। अगला आ जाता है अपॉर्चुनिटीज़। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो अपनों ने बहुत ही अच्छे से देख लिया कि गांव शहर का अपनों ने जो एग्जांपल लिया था, लगभग वही एग्जांपल आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगला क्या जाएगा, डिसेबिलिटी या डिजीज़। तो ये है तो बिल्कुल मोटर डेवलपमेंट में दिक्कत आएगी। बॉडी वेट ज़्यादा है तो दिक्कत आएगी। मेंटल एबिलिटी से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। जैसे अगर किसी की मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है तो उसका खेल में ध्यान नहीं लगेगा, खेल में ध्यान नहीं लगेगा तो वो अच्छे से उसका मोटर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। बढ़ते हैं अपन आगे की साइड और देखते हैं और क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस और इम्यूनाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं मोटर डेवलपमेंट के अंदर। जैसे इम्यूनाइजेशन में अपन और मैं आपको बताऊं तो इसको बोलते हैं टीकाकरण, ठीक है। जैसे मदर एंड चाइल्ड बोथ आर इम्यूनाइज्ड एट अ प्रॉपर टाइम, तो उसको गुड सेंसरी मोटर डेवलपमेंट उसका होगा। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल क्या होता है, पोलियो के इंजेक्शन पहले ही दे देते हैं, माँ को भी दिया जाता है और बेटे को भी दिया जाता है, या उसकी जो भी बच्चा होता है बेटा बेटी उसको दे दिया जाता है। तो इसलिए क्या होगा कि आगे चलकर उसको पोलियो की समस्या ना, कोई डिसेबिलिटी विसेबिलिटी ना हो जाए जिससे उसका मोटर डेवलपमेंट हैम्पर हो, तो ये काम पहले से इंश्योर किया जाता है। चलिए तो बढ़ते अपन आगे देख लेते हैं एक्सरसाइज गाइडलाइंस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। तो पहले तो आपको बता देता हूँ डिफरेंट स्टेजेस कौन से हैं। तो एक होता है इन्फेंसी 0 से 2 साल, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एडोलेसेंस मतलब वो टीनेज वाली जो स्टेज है। आप में से बहुत सारे बच्चे भी इसी स्टेज में होंगे। आजकल मीम्स वाली लैंग्वेज में इनको निब्बा निब्बीज भी कहा जा रहा है। देन उसके बाद एडल्टहुड 16 से 60 और 19 से 60 ईयर्स, और लास्ट आ जाएगा ओल्ड ईयर्स जो कि 16 अबाव को अपन ओल्ड कंसिडर करते हैं इंडिया में, इसलिए उनका सीनियर सिटीजन का कार्ड वार्ड भी बन जाता है। तो वेरियस एक्सरसाइज गाइडलाइंस देख लेते हैं। तो 0 से 2 साल का जो बच्चा है वो हेड कंट्रोल, सीटिंग एंड क्रॉलिंग ये सब सीखेगा। ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ को प्रमोट अपने को करना है, ये सब गाइडलाइंस अपन यहाँ पर देख रहे हैं। देन एक्सरसाइज फॉर मूविंग आर्म्स, लेग्स, रीचिंग टू द ऑब्जेक्ट, एक्सरसाइज लाइक थ्रोइंग, कैचिंग, किकिंग है ना, ये सब अपन उसको सिखा देंगे। देन उसके बाद आ जाएगा अर्ली चाइल्डहुड। तो यहाँ पर अपन एम्फेसिस देंगे पार्टिसिपेशन बट नॉट इन कॉम्पिटिशन, मतलब एक्टिविटीज़ में तू पार्टिसिपेट कर लेकिन कॉम्पिटिशन के लिए अभी तुझे प्रिपेयर होना बाकी है, तो ये गाइडलाइन होती है। देन मिनिमम 1 आवर रेगुलर उसको मीडियम एक्सरसाइज कराओ ताकि प्रॉपर मोटर डेवलपमेंट हो, क्लीन और सेफ एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड किया जाए। देन इसके अगला हो जाएगा अपने पास मिडिल या चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड क्या होता है, जिसके अंदर अपन फाइन और मोटर स्किल्स को और ही अच्छे से उसको प्रमोट करवाएंगे, कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन ये सब अपन उसका बिल्ड करवा सकें। देन इंट्रोडक्शन किया जाएगा मेजर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ का और कॉग्निटिव स्किल्स का उसके सामने, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल। ऐसा थोड़ा ना कि 2 साल के बच्चों को चल बेटा आज अपन मैदान में क्रिकेट खेलने चलते हैं, नहीं। 7 से 10 साल का बच्चा होगा तो फिर उसको अच्छे से गियर्स वियर्स के बारे में बताएंगे, देखिए हेलमेट होता है, पैड होता है, इससे ऐसा प्रोटेक्शन होता है, चलो खेलने चलते हैं। तो ये सब काम होता है मिडिल चाइल्डहुड में। लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, अपन बॉडी कंट्रोल उसको सिखाते हैं, स्ट्रेंथ कोऑर्डिनेशन पर काम किया जाता है। दैन टीम गेम्स खिलाए जाते हैं उनको और अच्छे से कॉम्पिटिशन्स में उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो ये सब काम किया जाता है लेटर चाइल्डहुड वाली स्टेज में। एडोलेसेंस मतलब ये निब्बा निब्बी वाली जो एज होती है उसके अंदर क्या विग्रस इंटेंसिव फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाई जाती है और कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाता है। देन बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज यहाँ से कराई जाती है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जैसे जिम विम ये सब भी आप मतलब 18-19 के आसपास स्टार्ट कर देते हैं। स्विमिंग एक्सेट्रा, स्टेमिना बिल्ड करवाया जाता है 13 से 19 साल में, और उसके बाद तो आपको बना दिया जाता है प्रो प्लेयर, ठीक है। तो जब आप एडल्टहुड में आते हैं तो प्रो प्लेयर बन जाते हैं। अब यहाँ पर भी आपको मॉडरेट इंटेंसिव फिजिकल एक्टिविटी रोज करनी है। अब इतना आपके अंदर दम नहीं
रहेगा जितना आपके अंदर रहता था 13 से 19 साल के आसपास, है ना। अभी 19 से 30 के आसपास भी रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप ओल्ड होंगे तो वापस आपका जो स्टेमिना स्ट्रेंथ है सब धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो आपको बस ये बोला जाएगा कि हाँ एटलीस्ट आप एक्सरसाइज कीजिए, वीक में 2 बार ही कीजिए, लेकिन कीजिए ताकि आपके बोन्स वोन्स सब एकदम मस्त रहे। देन लास्ट आ जाएगी ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में तो क्या होता है कि आपको मिनिमम मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्टिविटीज़ करवाने के लिए बोला जाता है। छोटे छोटे ब्रेक्स में आपको एक्टिविटी करने की गाइडलाइन दी जाती है कि 10-10 मिनट में आप करें, 10 मिनट किया 10 मिनट रेस्ट, 10 मिनट एक्टिविटी की 10 मिनट रेस्ट। तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर बोला जाएगा। तो ये होती है वेरियस अपने पास ग्रोथ और डेवलपमेंट के स्टेजेस और उससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस। तो ये एग्जाम में ज़्यादा आती नहीं, ये सिर्फ आपको बस एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए था। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीबीएसई के हिसाब से वो है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, और इसको जरूर से आप याद रखिएगा। इमेजेस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका कंप्लीट यहाँ पर हो जाए ये कवर, ठीक है। तो पोस्चरल डिफॉर्मिटी क्या होती है? मेल फॉर्मेशन होती है किसी भी बॉडी के कंपोनेंट में या बॉडी के पार्ट के अंदर। मेल फॉर्मेशन मतलब कुछ भी अगर कोई दिक्कत है, कहीं आड़ा टेढ़ा जा रहा है अपना बॉडी पार्ट, तो उसको अपन बोलेंगे पोस्चरल डिफॉर्मिटी। पोस्चर मतलब क्या होता है? एवर लास्टिंग पीरियड ऑफ टाइम में एक जैसे बैठ के रहना, बैलेंस बना के रखना। तो बैलेंस में अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो उसको बोल देंगे मेल फॉर्मेशन, और उसी को अपन बोलेंगे डिफॉर्मिटीज़। तो अपन देख लेते हैं कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज़ अपने को पढ़ना है। तो अपने को पढ़ना है यहाँ पर फ्लैट फुट, बो लेग, स्कॉलियोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, नोक नी और राउंड शोल्डर। तो इन सभी को अपन डिटेल में देखने वाले हैं। ये फ्लो चार्ट मैंने आपके लिए एक रख रखा है ताकि आप एग्जाम टाइम में इसको एक ही पेज से रिवाइज कर सकें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। आगे अपन बढ़े तो नॉक नी क्या होती है? एक ऐसी पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है जिसमें दोनों नी एक दूसरे को टच करते हैं, ओवरलैप करते हैं। इसके कॉजेस क्या होते हैं? मसल्स में अगर वीकनेस है तो ओवरवेट है, लैक ऑफ विटामिन डी और बैलेंस डाइट अगर है तो आपको नॉक नीज हो सकता है। सिंपल सा इसका एग्जांपल है। नॉक नी में क्या हो रहा है? देखो दोनों जो शोल्डर, दोनों आपके नीज हैं नॉक कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना, धक्का मुक्की कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर जैसे अगर वो टच करें तो उसको बोलेंगे नॉक नी। सेम टू सेम डिक्टो डायग्राम बना के आ जाना, आपका काम बन जाएगा। देन उसके बाद बो लेग्स। बो लेग्स इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि इसमें धनुष टाइप कुछ बनता है। बो का मतलब क्या होता है? तीर, धनुष, बाण जो होता है ना, तो उसका वो जो धनुष होता है उसको बोलते हैं बो। तो इसमें यहाँ पर आपके जो लेग्स है ना वो थोड़े से यूं करके बेंड हो जाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा, तो उसको बोल देंगे बो लेग्स। और ये होता है अपने पास नॉर्मल अलाइनमेंट, जिसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहेगी, इसमें यूँ रहेगा, और इसके अंदर नॉक नीज में यूँ कुछ हो जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो आगे अपन बो लेग्स तो पढ़ने ही वाले। तो अभी तो अपनों ने क्या पढ़ा है? नॉक नीज, जो कि होता है जब दोनों नीज एक दूसरे को नॉक करें तो उसको बोलेंगे नॉक नीज। आगे अगर अपन बढ़ते हैं तो करेक्टिव मेजर्स क्या है कि आप आउटवर्ड इंक्लाइनिंग सरफेस पर चलिए। आउटवर्ड इंक्लाइनिंग सरफेस कुछ यूँ, इस पर अगर आप चलेंगे तो आपका नॉक नीज की समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। देन अगला है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में कोई आर्क ही नहीं रहेगा आपके फुट के अंदर। ये हो सकता है फॉल्टी पॉस्चर के कारण, बहुत देर तक अगर आप कहीं खड़े रहते हैं तो एक्सेसिव बॉडी वेट है तो भी हो सकता है, या फिर प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो फ्लैट फुट की समस्या हो सकती है। जैसे फ्लैट फुट क्या होता है? ये यहाँ पर देखो बिल्कुल ये एज इट इज़ फ्लैट का फ्लैट है, वरना नॉर्मल जो अपना फुट रहता है 2 आर्स यहाँ पर होती है, लेकिन इसमें कोई आर्च नहीं है। देखो डायरेक्ट सीधा का सीधा पूरा का पूरा फुट यहाँ पर छप रहा है, जबकि नॉर्मल फुट ऐसा आपका छपना चाहिए। वहीं पर एक और होता है हॉलो फुट, कभी एग्जाम में आ जाए, वैसा आएगा नहीं। और इसमें क्या होता है? बहुत बड़ी यहाँ पर आर्क रहती है, तो दो तरह का आपका यहाँ पर फुट बन जाएगा, 2 पार्ट्स में बन जाएगा, नॉर्मली एक पार्ट में बनना चाहिए। तो ये होता है अपने पास फ्लैट फुट। इसके करेक्टिव मेजर्स को अपन देख लेते हैं। तो करेक्टिव मेजर्स में अपने पास क्या है? हील एंड टो वॉकिंग कीजिए, मतलब टो पर या हील पर चलिए, ठीक है। हील पर क्या होता है? जो नीचे आपका नीचे वाला पार्ट रहता है, जैसे ये वाला, इसको अपन बोलते हैं हिल। एक सेकेंड, तो कहाँ गया वो जी? तो इसको बोलते हैं हिल और इसको बोलते हैं टो, ये टो। तो टो और हिल पर आप चलिए तो आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। देन उसके बाद वॉकिंग ऑन स्लोपिंग सरफेस, तो भी आपका फ्लैट फुट दूर हो जाएगा। अगला आता है राउंड शोल्डर, जिसके अंदर क्या होता है? ऐसी पोस्चरल डिफॉर्मिटी है जिसके अंदर शोल्डर्स आर ड्रॉन, शोल्डर आगे हो जाएंगे, हेड भी एक्सटेंड हो जाएगा आगे, और चिन भी आगे की तरफ पॉइंट करेगा। ये किस किस कारण से हो सकता है? ड्यू टू पुअर पॉस्चर, फॉल्टी फर्नीचर है, मतलब फर्नीचर सही नहीं है, सस्ती दुकान से ले लिया तो शायद राउंड शोल्डर की समस्या हो जाए। देन रॉन्ग हैबिट ऑफ सीटिंग है तो हो सकता है। कैरिंग हैवी लोड अगर आप उठा रहे हैं तो भी आपको हो सकता है राउंड शोल्डर की समस्या। और बाय स्लीपिंग वन साइड, एक साइड पर सोते हैं तो भी हो सकती है राउंड शोल्डर। फोटो आपको दिखा देते हैं, देखो ये तो है नॉर्मल, इसमें देखो चिन पॉइंटिंग फॉरवर्ड, हेड भी फॉरवर्ड हो गया, और एक और क्या अपने यहाँ पर पढ़ा था? शोल्डर्स आर ड्रॉन। तो शोल्डर्स भी देखो नॉर्मल से अजीब से, यहाँ पर नॉर्मल में क्या है? एकदम इस तरह से वेल बिल्ड शोल्डर रहता है, और यहाँ पर शोल्डर्स आर ड्रॉन। तो शोल्डर्स इस तरह के 3 मैंने कीवर्ड्स पर आपको लाल कलर कर रखा है, तो इसको आप याद रख लेना, एज इट इज एग्जाम में इसको छाप के आना है, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। चलिए बढ़ते अपन आगे। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। करेक्टिव मेजर्स क्या है इसके? कि रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और लीनिंग बैक ऑन द चेयर, चेयर पर यूँ लीन बैक करते रहिए तो आपका काम बन जाएगा और राउंड शोल्डर्स की समस्या दूर हो जाएगी। अगला है काइफोसिस, जिसमें इंक्रीज हो जाता है बैकवर्ड कर्व के अंदर, और इसका कॉज क्या होता है? कॉज होता है कि आप हैबिट होती है फॉरवर्ड बेंडिंग की,
एबनॉर्मल मिरर में अगर आप हेड को बाहर निकालते हैं तो काइफोसिस हो सकता है। जैसे ये रहा काइफोसिस में देखो नॉर्मल स्पाइन इस तरह की कुछ रहती है और इसमें ज़्यादा फॉरवर्ड आपकी स्पाइन हो जाती है, तो इसको बोलते हैं काइफोसिस। अगला आता है इसके करेक्टिव मेजर्स, तो आप धनुरासन कीजिए, देन रिवर्स सिटअप लगाइए, भुजंगासन, उष्टासन, ये सब आप करेंगे तो आप काइफोसिस की समस्या से दूर हो जाएंगे। बो लेग्स जैसा अपने पढ़ ही लिया था, धनुष जैसी यहाँ पर आकृति बन जाती है और वाइड गैप हो जाता है बिटवीन द नीज। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? कॉजेज़ होते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी, क्योंकि हड्डियों की समस्या है। देखो तो ये तो अपने पढ़ा नॉक नीज, और ये हो गया अपने पास नॉर्मल फुट, और ये हो गया अपने पास बो लेग्स। तो इसको आप याद रखना है, पुराने वाले डायग्राम्स आप बना लेना। देन करेक्टिव मेजर्स ऑफ बो लेग्स क्या होता है? आप कैल्शियम दीजिए चिल्ड्रन को, तो आपका क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी से हो रहा है तो कैल्शियम और फॉस्फोरस बच्चों को दे दीजिए, या जिसको भी हो रहा है उसको दे दीजिए, तो बो लेग्स की समस्या नहीं रहेगी। अगला आ जाता है अपने पास लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में लंबर कर्व जो होता है और ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाता है, बेड पॉस्चर के कारण ये होता है। और देखो इसका ये तो रहा अपने पास बाघा है ना, तो तारक मेहता तो आप सब देखते ही होंगे टीएम के उसी, उसके अंदर जो ये रहता है बाघा, जिसको ये स्वे बैक की परेशानी है। अपने को सिलेबस में पढ़ना है लॉर्डोसिस और काइफोसिस। तो लॉर्डोसिस में क्या होता है? लंबर कर्व, देखो ये लंबर कर्व क्या हो गया और ज़्यादा प्रोनाउंस हो गया। और काइफोसिस में अपने पढ़ा था कि आगे की तरफ इसका चिन, हेड और शोल्डर तीनों प्रोनाउंस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास काइपोसिस। देन उसके बाद एक और है गुड पोस्चर। तो जब भी आप डायग्राम बनाओ ना इनके, तो गुड पोस्चर का साइड में जरूर से डायग्राम बनाना। सपोज काइपोसिस आ गया तो गुड पोस्चर भी बना दिया, काइपोसिस भी बना दिया, तो वो बेटर कंपैरिजन लगेगा। तो ये काम आपको करना है, फुल मार्क्स डेफिनेटली मिलने वाला है। करेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं देख लेते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग करिए, अल्टरनेटिव टू टचिंग, स्लोप वॉकिंग है ना, स्लूप नहीं स्लोप हो जाएगा, ठीक है, SLOPE, स्लोप वॉकिंग आपको करनी है। देन पश्चिमोत्तानासन करिए, आपका काम बन जाएगा। स्कॉलियोसिस क्या होता है? इसके अंदर वन लार्ज लेटरल कर्व एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द होल लेंथ ऑफ द स्पाइन, मतलब पूरे कर्व के अंदर ही समस्या आ जाती है। कुछ डिजीज़ या इंजरी के कारण हो सकता है, या फिर रॉन्ग सिटिंग आपकी पोजीशन है ड्यूरिंग द स्टडी या जो भी आप काम काज करते हैं, तो स्कॉलियोसिस की समस्या हो सकती है। देखो नॉर्मल क्या होता है? सीधा का सीधा रहना चाहिए, थोड़ा सा कर्व रहता है, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलिटी है। देखो यूँ कोई सांप जैसा जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इससे क्या आपका बॉडी पोस्चर बिगड़ जाएगा। देखो इसका ये पार्ट इधर जा रहा है, कुल्ले वाले पार्ट इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो अगर कुछ हो जाएगा तो उसको बोलेंगे अपन स्कॉलियोसिस। तो ये सारी इंपॉर्टेंट क्या थी? अपनी समस्याएं थी। और इसका करेक्टिव मेजर क्या है? अर्ध चक्रासन, चिनअप्स कीजिए, चिनअप्स मतलब पुलअप्स। देन उसके बाद ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक से स्विमिंग कीजिए, त्रिकोणासन, ताड़ासन, ये सब करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब लास्ट टॉपिक अपन देख लेते हैं, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो इसमें थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया, इसके लिए तो अनगिनत आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको पता होना वुमेन्स के बारे में भारत के अंदर, वो सब लिख के आ जाना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसमें कोई परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब कि हाँ यही लिखेगा तो ही मार्क्स दूंगा वरना मैं नहीं दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एग्जामिनर किसी भी पॉइंट पर मार्क्स दे देगा अनलेस एंड अनटिल वो इंडिया के वुमेन्स के बारे में होना चाहिए। तो कुछ कुछ मैंने भी लिखा है, इसको देख लेना, ये भी लिख के आ सकते हो। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन वुमेन में क्या होता है? मतलब वुमेन का पार्टिसिपेशन खेलकूद और गेम्स के फील्ड में। 1952 ओलंपिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर पहली बार भारतीय महिलाओं ने ओलंपिक्स के अंदर पार्ट करना स्टार्ट किया था। ओलंपिक्स इंटरनेशनल लेवल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, तो वहाँ पर अगर कोई वुमेन पार्टिसिपेट कर रही है, मतलब हाँ अच्छा पार्टिसिपेशन हो रहा है, मतलब वुमेन्स को भी इक्वालिटी दी जा रही है खेलकूद के अंदर। देन 2000 के अंदर भारत की महिला कन्नम मल्लेश्वरी, जो कि वेट लिफ्टिंग करती हैं, तो उन्होंने पहली बार भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ओलंपिक में सबसे पहले मेडल किसने जीता महिला के क्षेत्र में, तो कन्नम मल्लेश्वरी ने जीता वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल 2000 ओलंपिक्स के अंदर। देन वेरियस फैक्टर्स देख लेते हैं, क्वेश्चन बहुत बार आता है तो मैंने इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से इंक्लूड कर दिया है कि वेरियस फैक्टर्स जिसके कारण लेस पार्टिसिपेशन होता है वुमेन का इन स्पोर्ट्स में। फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे लैक ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस, फीमेल एथलीट ट्रायल अप नहीं लिखो तो भी चलेगा, सिलेबस में नहीं है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो सकता है? कॉन्फिडेंस की कमी, स्पेक्टेटर्स ही नहीं आते देखने। आप देखो आईपीएल में और वुमेंस का क्रिकेट में, वुमेंस के क्रिकेटर में कोई आता नहीं है, वहीं पर आईपीएल में इतनी ज़्यादा ऑडियंस आती, इतनी ज़्यादा ऑडियंस, हालांकि अभी कोविड के दौर में तो कोई नहीं आएगा, लेकिन हाँ नॉर्मली देखा गया कि स्पेक्टेटर्स कम रहते हैं, तो उनको ब्रॉडकास्टिंग कवरेज ये सब नहीं मिलता है, ठीक है, लेस नंबर ऑफ फीमेल कोचेस, मीडिया कवरेज नहीं मिलता है क्योंकि पार्टिसिपेशन नहीं, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए उनको ये भी दिक्कत आ जाती है। दैन पर्सनल सेफ्टी की बात आती है, बहुत सी फीमेल से अगर कभी बात होती है मेरी, तो वो आगे के कॉम्पिटिशन्स में इसलिए नहीं जा पाती, इसलिए नेशनल या इंटरनेशनल या स्टेट पे नहीं खेल पाती क्योंकि उनको कोई पर्सनल सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करता ना। घर वाले बोलते नहीं यार हमें तो बहुत ज़्यादा काम धंधे में बिजी हैं, तो कौन तेरे साथ जाएगा, ऐसा कर यहीं स्कूल में ही खेल ले और फिर तेरी शादी कर देंगे। तो इस तरह से बहुत सारे इंडियन घरों में ये कॉमन समस्या है। हालांकि उन सैल्यूट टू दोज पेरेंट्स जो कि जाते हैं अपनी बेटियों का पूरा भरपूर साथ देते हैं, और उम्मीद है कि आप भी उनमें से एक होंगे, ठीक है। तो लेस ऑफ एजुकेशन ऑफ वुमेन, तो एजुकेशन की कमी रहती है, तो इसलिए वुमेन्स में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती क्योंकि उनको पता ही नहीं कि आगे कैसे बढ़ना है, स्कूल खेल लिया, आगे स्टेट कैसे खेलना है, डिस्ट्रिक्ट कैसे खेलना है, नेशनल कैसे खेलना है, पता ही नहीं है, वही नहीं है।
अवेयरनेस ही नहीं है, तो इसलिए भी ये सब हो जाता है। देन सोशोलॉजिकल फैक्टर्स रहते हैं, जैसे लैक ऑफ लॉज, प्रॉपर लॉज ही नहीं है वुमेंस के लिए, लैक ऑफ टाइम इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, मेल डोमिनेटेड कल्चर है भारत के अंदर, दैन एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स द वुमेन, है ना। किसी घर की अगर कोई महिला खेलने चली जाए, अरे दिन भर खेलती रहती है, लड़कों के साथ खेलती है, ये करती है वो करती है, मतलब इतनी सारी धारणाएं बना ली जाती है जिससे फीमेल वैसे ही साइकोलॉजिकली सोशोलॉजिकली वो क्या करती है, वो वहाँ पर हतोत्साहित हो जाती है। तो इसलिए ये काम भी हो जाता है, ठीक है। तो ये वेरियस फैक्टर्स है जिसके कारण लेस पार्टिसिपेशन होता है वुमेन्स का इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, तो ये आपको याद रखना है। चलिए एक आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता देते हैं। इस यूनिट से एमसीक्यूज थोड़े कम ही आते हैं और ये लगभग मान के चलिए 5 एमसीक्यूज यहीं पर करोगे, तो चूज़ करना है करेक्ट वन। तो अपने देखा था सबसे पहले इन्फेंसी क्या होती है, 0 से 2 साल की एज जो होती है, ओल्ड एज होती है 60 साल से अबव, एडल्टहुड आ जाता है आपका 19 से 59, एडोलेसेंस आ जाती है 13 से 18, 19 भी आ सकता है, पर 18 19 जो भी है मान लेना। देन चाइल्डहुड आ जाता है 3 से 12 ईयर, तो ये हो जाता है। चाइल्डहुड में भी अपनों ने अर्ली, मिडिल, लेट, है ना, इस तरह 3 कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सेकंड। चलिए तो ये थे अपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, और मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हाथों हाथ बीच में बता दिए कैसे उनका आंसर भी करना है। वही फिर मैंने सोचा वापस से उसको रिपीट करने का ज़्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि फिजिकल में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पिन अप कर रखा है, आपको उसका आंसर #ANS लिखकर अगली लाइन से स्टार्ट करना है। मैं आपके सभी क्वेश्चन के आंसर्स को पर्सनली मॉनिटर करूंगा, और अगर वहाँ पर कोई भी गलती होगी तो मैं आपको वहीं पर रेक्टिफाई कर दूंगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।